जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तरफ से 12 कॉमर्स के लिए 2/9/2023 को वीकली टेस्ट हुआ था। उसका आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर की देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखता है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची, प्रोजेक्ट रेल, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी। 90 मिनट का टाइम दिया गया था इस टेस्ट के लिए। 40 नंबर का था 12 क्लास कॉमर्स के लिए। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव है और सारा क्वेश्चन का जो आपको अनिवार्य रूप से उत्तर देना है, कंपलसरी किया गया है। यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। टोटल आपका हो जाता है 40 नंबर। कोई भी तरह का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर का। ABCD का ऑप्शन दिया गया, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक किसी बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस साइड इज नाउ एज रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ा हो जाए किससे? डेबिट साइड से। तो मान लीजिए इधर 20,000 है और इधर 15,000 है, तो बैलेंस जो 5,000 है वो क्या होगा आपका? तो वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? अगर डेबिट बड़ा हो जाए क्रेडिट से तो आपका क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। किस अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रॉफिट ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखता है। निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्य पुनः मूल्यांकित की जाती है, यानी कि रिवैल्यूड की जाती है? Which one of following assets is compulsory revalued at a time of admission of a new partner? जब भी आपका कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो अनिवार्य रूप से किसका रिवैल्यूएशन करने का हमको जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 स्टॉक, ऑप्शन नंबर 2 है आपका फिक्स एसेट्स, ऑप्शन नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी है गुडविल। तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। क्लियर है? इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है आपसे, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है। गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय ए न्यू पार्टनर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी है प्रीमियम, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो आपका जब भी गुडविल कोई नया पार्टनर लेके आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। एकोमोडेटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर इनटू। तो आपको बता दे, एकोमोडेटेड प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में रहता है, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग एकोमोडेटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी रहे उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछता है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचयों को किसके पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द एकोमोडेटेड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर इनटू। तो अभी तो हम लोग जाने कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एकोमोडेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन
कितने पार्टनर में? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए है रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट में, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट में, या ऑल पार्टनर अकाउंट में, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका सभी साझेदार में, यानी कि ऑल पार्टनर्स अकाउंट में एकोमोडेटेड लॉस रहे या प्रॉफिट रहे उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछता है साझेदारी अधिनियम प्रावधान कहता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट कैपिटल शुड बी पेबल एट 5%, 6%, बैंक दर से, या 8%। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 6%। ठीक है, साझेदार अधिनियम में प्रावधान है अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो फर्म को छोड़ता है तो उसका पूंजी जो बचा हुआ रहता है, और जितने दिन के लिए उस पूंजी को फर्म में छोड़ा जाता है उतने दिन के लिए उसको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है, और उस इंटरेस्ट का दर कितना होगा? 6% होगा। याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आपका बताया जाता है हर एक बार आप जब पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़िएगा तो वहां पर आपको बताया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो वो मसला अलग है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद भी कैपिटल को उसका रिटर्न नहीं किया गया, उस पर कितना का ब्याज होगा? तो 6% का प्रोविजन है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि ABC का रेशियो है 5:3:2। ए का अवकाश ग्रहण हो जाता है, मतलब कि रिटायरमेंट हो जाता है, तो आपका प्राप्ति अनुपात क्या होगा? ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए रिटायर, फाइंड गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो कौन गया? ए गया, तो न्यू रेशियो कितना होगा? 3:2 होगा, और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा? 3:2 में उन लोग 5 जो छोड़ के जा रहा है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इसलिए ये लोग का न्यू रेशियो भी 3:2 होगा और गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3:2। एक बार में निकल जाएगा आपका। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ABC साझेदार है और उनकी पूंजी क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 है। सी के अवकाश ग्रहण पर उनके अंश को ए और बी ने 6:4 के अनुपात में खरीद लिया। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा? तो यहां पर पूछता है ABC आर पार्टनर हैविंग कैपिटल 1,75,000 50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी his share are purchased by A and B in the ratio of 6:4. Find the gaining ratio. तो वो लोग जो रिटायर किया है सी उसका जो शेयर है उसको किस रेशियो में परचेस कर ले रहा है? 6:4 रेशियो में। यही वो लोग के लिए कौन सा रेशियो होगा? गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटा करते हैं। 3:2 क्या हो जाएगा? 2। तो इसका सही आंसर यहां पर होगा 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 9 में कहता है मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उनके, जब कोई डेथ हो जाता है और उस पार्टनर का कोई भी पैसा ड्यूज रहता है तो उस दशा में उस पैसा को किसको रिटर्न किया जाता है? तो उत्तराधिकारी को, जिसको हायर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर इज ए डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? तो आपका इसका जो आंसर होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो एसेट्स होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी संपत्ति। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए है नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी है दायित्व मतलब कि लाइबिलिटी अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी था
संपत्ति यानी कि एसेट्स अकाउंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन नंबर 11 में, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर फाइनल सेटलमेंट विल बी डन इन। ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है एग्जीक्यूटर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी है कन्वेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है लोन अकाउंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के जितना भी पेमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पेड करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखता है, मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। एट विच रेट इंटरेस्ट इज पेड टू द डिक्रीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो इंटरेस्ट कितना दर से आप लोग पेमेंट कीजिएगा, कब, मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज क्या दीजिएगा। जैसे कोई पार्टनर डेथ हो गया है, डेथ होने के बाद में उसका जो फाइनल सेटलमेंट है एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जब किया जाएगा तो उतने दिन का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो क्या दिया जाएगा। तो यहाँ का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6% पर एनम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, आपको मिलेगा थ्योरी में, सारा का आंसर थ्योरी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछता है, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर the profit on the revaluation of assets is deposited into which account? A, decreased partner account, remaining partner account, all partner account या none of this। तो आपको बता दे, सभी पार्टनर तो साथ में काम कर रहे थे, काम करके सारे एसेट्स को अर्जित किए। अब कोई पार्टनर वहां पर डेथ हो जाता है तो डेथ होने के टाइम पर जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी साझेदार, ऑल पार्टनर अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछता है आपसे, साझेदारी में कोई भी परिवर्तन कहलाता है। इन चेंज इन पार्टनरशिप इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स या कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन या इसको इंग्लिश में कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, लेखांकन वर्ष में साझेदार की मृत्यु होने की दशा में अंतरिम लाभ की गणना की जाती है। तो आपको बता दे, जब साझेदार का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, और उस दशा में इंटरिम प्रॉफिट का किस तरीके से आप गणना कीजिएगा, क्योंकि पार्टनर का तो एक फिक्स टाइम नहीं होगा डेथ होने का, वो कभी भी डेथ हो सकता है। तो कितना परसेंट उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, और ऑप्शन नंबर डी है ईदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेल्स। ठीक है, तो यहां पर हम बता दें समय या बिक्री के आधार पर जो है इसका सही आंसर होगा। ये दोनों ही तरीके से आपका इंटरिम प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। कैपिटल से निकालना अन्याय होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो कम कैपिटल लगाया हो तो उस हिसाब से उसको कम प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ये दोनों ही आधार से इंटरिम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है XYZ लाभ हानि कितना है, 1:1:1 अनुपात में बांटते हैं। Z की मृत्यु हो जाती है, X और B का नया लाभ क्या होगा। XYZ
share profit in the ratio of 1:1:1 in case of date of Z, new profit sharing ratio X and Y। तो ये टेक्निकल बस छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। Z क्या हुआ, डेथ कर गया तो Z का रेशियो काटिए, बच क्या रहा है 1:1 X और Y का। तो यही कौन सा रेशियो होगा, ये लोग का न्यू रेशियो भी होगा, गेनिंग रेशियो भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा। तो हम लोग इस पूरा क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व किए हैं। आप 5 से 7 मिनट में पूरा का आंसर आराम से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।